हाय, दिस इज हरीश और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ सीए इंटर के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिस चैप्टर पे अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है कॉम्पोजिशन लेवी। ये आपके इंटर वाले एग्जाम्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांस में रहता है। स्मॉल चैप्टर, इट इज ओनली बेस्ड ऑन वन सेक्शन, सेक्शन नंबर 10 के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। और यहाँ पे इसके ऊपर अगर बना तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने का चांस रहता है 5 मार्क का। सितंबर 2024 स्टूडेंट्स, ये पूरा हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिट कर रहे हैं। एंड अगेन, अगर ये वीडियो कोई जैन वाला स्टूडेंट भी देख रहा है, जैन 2025 वाला स्टूडेंट, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। बिकॉज जहां तक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, आगे कुछ भी अमेंडमेंट इस कॉम्पोजिशन लेवी के लिए अभी तक कुछ भी दिख नहीं रही है। तो ये आपको आगे जैन 2025 के लिए भी एप्लीकेबल है। सो फिलहाल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सीए इंटर के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। नाउ विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस चैप्टर कॉम्पोजिशन लीव। अब एक बात समझना, ये सारे प्रोविजंस का मैं रिकैप दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे उठाने वाला नहीं हूँ। मैं इसके क्वेश्चन आंसर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से, और कुछ मेरे पुराने क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए थे वो लिस्ट बनाई हुई है। तो उन सारे क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आई एम जस्ट टेकिंग अप ऑल द रिविजन्स एंड ऑल द प्रोविजंस का रिकॉल ले रहा हूं मैं कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर का। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर कॉम्पोजिशन लेवी। पहली बात, क्या है ये कॉम्पोजिशन स्कीम? अब एक बार के लिए रफली बताता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में खास उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते तो नहीं। कॉम्पोजिशन लेवी में ये बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपको जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, जीएसटी रिटर्न्स, वो रेगुलर स्कीम में बहुत ज्यादा रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। अगर मैं मंथली बात करूँ तो हर महीने GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल करना पड़ता है। और क्वार्टरली भी अगर देखा जाए तो हर 3 महीने में, मतलब एवरी क्वार्टर में, आपको 1 और 3 भी फाइल करना पड़ता है। हालांकि कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर आपको सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न। वो तो होता ही है, बट एनुअल रिटर्न कहने का मतलब ये है कि पूरे साल में 12 महीने का जो भी डेटा है वो एक ही बार रिटर्न में डाल करके देना है। तो वो आपको लोड कम हो जाता है अकॉर्डिंगली। हर 3 महीने के अंदर, हर क्वार्टर के अंदर आपको एक स्टेटमेंट फाइल करके जीएसटी के टैक्सेस पे करने होते हैं कॉम्पोजिशन वाले। बट जो रिटर्न फाइलिंग होती है वो आपको साल में एक ही बार करनी है। हर क्वार्टर में आपको सिर्फ टैक्स पे करने के लिए एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न्स कम हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल केसेस में आपको हर महीने GSTR 1 फाइल करना है, 3 भी फाइल करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ साल में एक ही बार आपको रिटर्न फाइल करना होता है कॉम्पोजिशन वाला। ठीक है। सो नंबर ऑफ रिटर्न्स कम हो जाते हैं, फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल दैट थिंग की वजह से कॉम्पोजिशन स्कीम एक छोटे बिजनेसमैन के लिए, जिसका टर्नओवर वगैरह कम है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। अब अगर कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो उसको क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे? अब यहाँ पे एक बात समझना, कॉम्पोजिशन स्कीम कितने तरीके की है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। सरकार ने पहले तो एक ही रखी थी, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस बना करके आपको कॉम्पोजिशन लेवी के दो एंगल बता दिए हैं। एक है कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स एंड द अदर इज कॉम्पोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज। ओके। कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स अलग है, कॉम्पोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज अलग है। गुड्स की अगर बात करूं तो ये सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2) के अंदर इसकी पूरी पूरी बातें लिखी हुई हैं। और सर्विसेज वाली जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, ये 10(2)A के अंदर इसकी बातें लिखी हुई हैं। मैं अगर आपसे जब भी बात करूंगा गुड्स वाली कॉम्पोजिशन लेवी की, तो मैं कभी कभी सेक्शन 10(1) बोलूंगा, या फिर कभी कभी सेक्शन 10(2) बोलूंगा। कभी कभी हम 10(1) 10(2) दोनों साथ में बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको 10(1) 10(2) दोनों ही नाम से इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली इस तरीके से बोलते रहते हैं। इंडस्ट्री में इंटरचेंजेबली यूज होता है। बट सर्विसेज के लिए एक सेपरेट सेक्शन है, सेक्शन 10(2)A। अब अगर आपको गुड्स वाली कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो ये एंगल भी समझना कि कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बिफोर अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम कंप्लाई करना होता है, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको कंप्लाई करनी है आफ्टर यू हैव अवेल्ड द कॉम्पोजिशन स्कीम। ऑन द अदर हैंड, सर्विसेज के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बिफोर कंप्लाई करनी है, और कुछ कंडीशंस हैं जो आपको आफ्टर कंप्लाई करनी है। ये एंगल आपको जब तक नहीं समझ में आएगा, आप बड़ी दिक्कत में रहेंगे। अब मैं आपके साथ में जो डिस्कस करने वाला हूं वो बिफोर वाली डिस्कशन है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम अगर गुड्स वाली आप लेना चाहते हो। सो आई एम पुटिंग हाइलाइटर ओवर हियर, आई एम पुटिंग हाइलाइटर ऑन सर्विसेज, येलो वाला हाइलाइटर। और मैं एक ब्लू कलर का हाइलाइटर दे देता हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम अगर गुड्स की है तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली है तो मैं पहले बात करता हूँ बिफोर वाली कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। दैट मीन्स ये
एंड द कंडीशंस व्हिच आर टू बी कंप्लाइड बिफोर अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम। मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना तो बाद में है, लेकिन जाने के पहले क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। आई हैव टू बी एलिजिबल, पहले एलिजिबल होगा तो ही आपको कॉम्पोजिशन स्कीम दिया जाएगा। तो अगर मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स के लिए एलिजिबल होना है तो क्या करना होगा। अब एक बात समझना है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करने के पहले एनी पर्सन कैन अवेल द कॉम्पोजिशन स्कीम, ले तो कोई भी सकता है, बट ही विल हैव टू कंप्लाई विथ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। और ये कब कंप्लाई करना है, बिफोर 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 बिफोर। ओके, तो लेने के पहले सबसे पहले ये इंश्योर कर दो कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, आप हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के बात आगे आएगी। दूसरा, जो भी व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली लेना चाहता है वो मटर होना चाहिए। मटर 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 का मतलब एम से ही शुड बी अ मैन्युफैक्चरर, टी से ही शुड बी अ ट्रेडर, एंड आर से वो रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर वाला होना चाहिए। तो ये तीनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। अगर आप रजिस्टर्ड हो और एक मैन्युफैक्चरर हो तो चलेगा, अगर आप रजिस्टर्ड हो और एक ट्रेडर हो तो भी चलेगा, और रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप रेस्टोरेंट वाले हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी कंडीशन ये है कि आपका टर्नओवर जो है, एग्रीगेट टर्नओवर जो है, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹1.5 करोड़। और एक बात समझना, आपको प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो वो वाला नहीं, उसके पहले वाले साल का आपका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। तो अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 2024-25 का मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है, तो उसके पहले वाला मतलब 23-24 का जो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है वो देखना होगा। और जो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है इट शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। ये बहुत बार एग्जाम में लोग गड़बड़ करते हैं, आपको परेशान करते हैं। अगर एग्जैक्टली 1.5 करोड़ होगा तो भी चलेगा, उससे कम होगा तो बहुत अच्छी बात है, वही होना चाहिए। बट अगर गलती से भी वो एक्सीड हो गया तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिमिट क्या है, आपको क्या बोला जाता है, इट शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। क्या एक्सीड नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर, कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आपको 1.5 करोड़ नहीं बल्कि आपको 75 लाख देखना होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी आ जाती है कि अगर आपका एक भी ब्रांच मस्ताना में लोकेटेड है, मस्ताना मस्ताना मस्ताना, अब मस्ताना से यहाँ पे मेरे को कुछ 8 स्टेट्स के नाम याद कराने हैं। एम स्टैंड्स फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, एम से 3 नाम है। फिर उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सर हमको क्या ये नाम याद रखने हैं, डेफिनेटली याद रखने हैं। आपको एग्जाम में इसके ऊपर कड़ा टेस्ट लिया जाता है, आपको ये उल्टे फुल्टे नाम दिए जाते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, आपको आंध्र प्रदेश बोला जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट यहाँ पे कोई भी गलती मत करना, प्लीज मेक इट श्योर कि आप यहाँ पे गलतियां नहीं कर रहे हो। एक भी ब्रांच अगर आपका मस्ताना में लोकेटेड है तो आपके ऊपर जो थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है वो 75 लाख रुपीज की हो जाती है। अब ऐसे समझो कि अगर मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच पंजाब में और एक ब्रांच राजस्थान में, कोई भी ब्रांच मेरी मस्ताना में नहीं है, तो मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 करोड़ की। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि महाराष्ट्र में ब्रांच है, राजस्थान में एक ब्रांच है और दिल्ली में पंजाब में भी ब्रांच है, बट मैंने एक ब्रांच त्रिपुरा में खोल दिया, अब हो गया गेम ओवर। अगर मेरी त्रिपुरा में भी ब्रांच है तो अब मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी 75 लाख, एक भी ब्रांच अगर आपकी मस्ताना में लोकेटेड है तो, ठीक है। तो एग्जैक्टली 75 लाख होगा तो भी चलेगा, उससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक्सीड हो गया तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपने समझनी चाहिए, तीनों कंडीशंस कंप्लाई हो जाए तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। कौन सी, गुड्स वाली। अब ऑन दी अदर साइड आपको कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली लेनी है तो आपको क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऊपर पहले रेड पॉइंट देखो, एनी पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। तो सबसे पहली बात आपको गुड्स में जाकर के चेक करना है कि आप गुड्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आप गुड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, तभी आपको यहाँ पे आने को मिलेगा। तो आप कब ऐसे एलिजिबल नहीं होगे, जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर है तो यहाँ पे आ जाए और वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाली सर्विसेज वाली ले सकता है, बट अगेन he will have to comply with all the following conditions। पहला, अगेन सेम टू सेम, he should be registered person। दूसरा, he should be a service provider but other than restaurant service provider, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला तो वहां चला गया, एक ही ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जिसको गुड्स में डाला गया है। देखो ये पॉइंट का कंफ्यूजन मैंने क्रिएट नहीं किया, ये पॉइंट का प्रोविजन इसी, ये ऐसे ही कंफ्यूज पॉइंट है। तो आप मेरे को बोलोगे कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स में ये सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, तो भाई सरकार ने ये पहले बनाया था और उस तरीके से सारी चीजें ड्राफ्टेड है, रिविजन में मैं ज्यादा खींचने वाला नहीं हूँ। बट अगर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स है तो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो वहां जा सकता है और उसके अलावा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ जाएंगे। थर्ड कंडीशन, इनका एग्रीगेट टर्नओवर।
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, मतलब एग्जैक्टली 50 हुआ तो भी चलेगा, उससे कम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्या? एग्रीगेट टर्नओवर कब का? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है सर, अगर एक भी ब्रांच मेरी मस्ताना स्टेट में लोकेटेड हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, रेस्टोरेंट वाला नहीं, अलग सर्विस प्रोवाइडर हूँ, एंड मेरी एक ब्रांच राजस्थान में, एक पंजाब में, और एक महाराष्ट्र में, और एक त्रिपुरा में भी है, चलेगा, मेरे को 50 लाख ही लगने वाला है। ठीक है, कोई स्पेशल लिमिट नहीं है मस्ताना में ब्रांच होने की वजह से। ओके, सो वील कंक्लूड दिस एंटायर सेट। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम गुड्स की लेनी है तो बात अलग है, अगर सर्विस की लेनी है तो बात अलग है। गुड्स के लेने के लिए 3 कंडीशंस कंप्लाई करो। पहली बात, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरी, आप मटर होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट वाले। और तीसरा, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर टू नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। लेकिन अगर एक भी ब्रांच आपकी मस्ताना में लोकेटेड है तो 75 लाख की लिमिट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सर्विसेज वाली कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो आपको ये पहले बात तो बोलना पड़ेगा कि मैं कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आने मिलेगा। पहली कंडीशन, आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आप रेस्टोरेंट वाले सर्विस प्रोवाइडर के अलावा कोई भी और सर्विस प्रोवाइडर हो जाने चाहिए तो चलेगा। और तीसरा, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी डन है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हुई कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करने के पहले आप एलिजिबल हो जाओ। एलिजिबल, एलिजिबल, वंस यू आर एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, नाउ यू मे टेक द कॉम्पोजिशन स्कीम और यू मे नॉट टेक। कोई फोर्सफुली नहीं है आपके ऊपर, अगर आपको लेना है तो आप लीजिए, और अगर आपको नहीं लेना तो आप मत लीजिए। अब आपको बात करनी है कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर मान लेते हैं ले लिया किसी व्यक्ति ने, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर लिया तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे अगर उसने कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर लिया तो अवेल करने के बाद क्या आप जिंदगी भर, आप जब जब तक आपकी ये नहीं होती तब तक आप क्या कॉम्पोजिशन स्कीम में ही रहोगे? आंसर इज नो। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में सिर्फ तब तक रहोगे जब तक आप कंडीशंस कंप्लाई करते रहोगे। आफ्टर availing the composition scheme you will still have to comply with some conditions, and until you are complying with the conditions रेगुलर बेसिस पे, तब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो। जिस दिन आपने एक भी गड़बड़ कर दी उस दिन आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम छीन ली जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, जो 10(1) 10(2) वाली है। अगर आपने एक बार के लिए मान लेते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम आप एलिजिबल थे और आपने अवेल भी कर ली, अगर एलिजिबल भी थे और अवेल भी कर ली, तो बात करते हैं कि जिंदा रखने के लिए, वैलिड रखने के लिए, composition scheme shall remain valid in the current financial year until all the following conditions are being complied। जब तक आप कंटिन्यूअसली कंप्लाई कर रहे हो तब तक ठीक है। जिस दिन एक भी गड़बड़ हुई, आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑल बोला है तो मतलब आपको ये भी कंप्लाई करना है, ये भी कंप्लाई करना है, ये भी कंप्लाई करना है साइमल्टेनियस। कंडीशन नंबर 1, आपका एग्रीगेट टर्नओवर कब का? अब करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो प्लीज गड़बड़ मत करना है यहाँ पे। अब जब आपको अंदर आना था तो बोल रहे थे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। जब आप आ गए हो तो अब आप जब आ गए हो तो फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हो उस फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड वही 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख। तो अगर आपकी एक भी ब्रांच मस्ताना स्टेट्स में नहीं है तो आपको 1.5 करोड़, जब तक आपका टर्नओवर टच नहीं होता तब तक आप मतलब आराम से बैठ सकते हो। योर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड। सर एग्जैक्टली 1.5 करोड़ टच हो रहा है तो चलेगा क्या? यस सर। उसके कम रहेगा तो चलेगा क्या? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक्सीड हो गया तो आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। अगर एक भी ब्रांच मस्ताना स्टेट में हुआ तो यही 1.5 करोड़ की लिमिट को 75 लाख कर दिया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको बोल रहा है, सेकंड कंडीशन आपको बोल रही है कि आपको ईसीओ वाली कंडीशंस कंप्लाई करते रहना होगा। अब एक मिनट मेरी बात समझना, यहाँ पे ईसीओ मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। ईसीओ मतलब ईसीओ का मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। ई स्टैंड्स फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो सेक्शन 10(2) के अंदर लिखी हुई है। C stands for conditions and restrictions, जो रूल 5 में लिखा हुआ है। एंड O stands for other compliance provision of section 10। तो जब तक आप ये ECO, जब तक आप ये कंडीशंस जो ECO में लिखी हुई है, जब तक आप ये कंटिन्यूअसली कंप्लाई कर रहे हो तब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो। जब भी आपने एक भी दिन पे एक भी गड़बड़ कर दी, आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। तो चलो मान लिया आपका टर्नओवर का भी आपने ध्यान दिया है, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ के अंदर है या फिर 75 लाख के अंदर है, मतलब पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे या उससे कम है। और दूसरा, आप कंटिन्यूअसली ईसीओ वाली कंडीशंस कंप्लाई कर रहे हो तब तक, जब तक कंप्लाई कर रहे हो तब तक ठीक है। थर्ड कंडीशन, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, MSS। अब देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ।
कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे जीएसटी में बोला जाता था कि अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की ली है तो आप सर्विस नहीं दे सकते हो, लेकिन भाषा थोड़ी आपको आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग करके जो गुड्स बेचना चाहते हो वो करो, लेकिन आप सर्विस कोई भी नहीं दे सकते। अगर आप ट्रेडर हो तो जाहिर सी बात है आप ट्रेडिंग वाला जो भी गुड्स सप्लाई करते हो, लेकिन आपने सर्विस 1 रुपए की भी नहीं देनी चाहिए। और तीसरा, अगर आप रेस्टोरेंट वाली सर्विस देने वाले व्यक्ति हो तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, आप रेस्टोरेंट वाली सर्विस दे दो, लेकिन रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस नहीं दे सकते। तो रेस्टोरेंट वालों को सिर्फ एक सर्विस बोला जाता था जो वो खुद रेस्टोरेंट वाली सर्विस दे रहे हैं, और उसके अलावा कोई भी सर्विस वो नहीं दे सकते थे। लेकिन बाद में थोड़ी दिक्कत होने लगी तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको एक लिमिटेड अमाउंट की सर्विस देने के लिए अलाउ कर देंगे। और ये जितनी लिमिट के अंदर आपको सर्विस अलाउ करने को दिया जाता है, ये लिमिट को बोला जाता है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थोड़ी सी सर्विस देंगे, जितनी सर्विस थोड़ी सी होती है उसको बोला जाता है मार्जिनल। इतनी सी सर्विस दे सकते हो। तो सप्लाई ऑफ सर्विस कर तो सकते हैं, लेकिन कितनी सर्विस? मार्जिनल अमाउंट की। और ये मार्जिनल अमाउंट की सर्विसेज के अंदर ही आपको सर्विस सप्लाई करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी महाराष्ट्र में ब्रांच है और मुझे मार्जिनल, सॉरी कुछ तो गिर गया था, तो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अगर आपको मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज की लिमिट आपने कंप्यूट किया और महाराष्ट्र के लिए आपको जो लिमिट आई थी वो लिमिट बन के आई है, फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख रुपए की लिमिट आई है तो आप महाराष्ट्र से सिर्फ 8 लाख रुपए की सर्विस दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने महाराष्ट्र से 8 लाख से ज्यादा की सर्विस दी थी, आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। वैसे ही आपका पंजाब में अगर ब्रांच है तो पंजाब के लिए लिमिट कंप्यूट करना, और अगर आपका दिल्ली में राजस्थान में एक ब्रांच है तो आपको राजस्थान के लिए लिमिट कंप्यूट करनी पड़ेगी। एंड इन शॉर्ट, आपको ये रेड कलर के वर्ड्स देखने को मिलेंगे, दैट इज मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज की लिमिट इज टू बी कंप्यूटेड फॉर ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है। और दूसरी बात, आपको ये कंप्यूट करके लिमिट उसके अंदर हर स्टेट में आपको उतनी सर्विस देनी है, उससे ज्यादा आपको सर्विस नहीं देनी है। अगर आपने एक भी स्टेट में मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज की लिमिट से ज्यादा सर्विस दे दिया, उस दिन आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। तो 3 कंडीशन है कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स के लिए। पहली बात, एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ तक होना चाहिए या उससे कम, या फिर मस्ताना स्टेट्स में आपकी एक भी ब्रांच है तो 75 लाख तक होना चाहिए या उससे कम। कंडीशन नंबर 2, आपको ईसीओ वाली कंडीशंस कंटिन्यूसली कंप्लाई करते रहना होगा। कंडीशन नंबर 3, आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो बोला जाता है वो लिमिट के अंदर ही देना चाहिए। हर स्टेट के लिए सेपरेट लिमिट कंप्यूट करो और उस लिमिट के अंदर ही रहना। उस लिमिट से अगर बाहर चले गए कोई भी स्टेट में तो फिर आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। तो ये तीनों कंडीशंस जब तक कंप्लाई करोगे तब तक आपके हाथ में कॉम्पोजिशन स्कीम रहने वाली है। सर एग्रीगेट टर्नओवर, हाँ तो एग्रीगेट टर्नओवर भी आप रोज सुबह उठ के चेक करो, इनफैक्ट हर सेकंड। अब तो हर किसी के पास में सिस्टम आ गया, तो सिस्टम में एनी टाइम आप डेटा अपडेट कर सकते हो, एनी टाइम आप डेटा चेक कर सकते हो कि मेरा टर्नओवर कहाँ तक पहुंचा है। जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है या 75 लाख तक है तब तक ठीक है, जिस दिन बाहर हो गया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली कंप्लाई करते रहना है। ऑन दी अदर साइड, अगर आपके हाथ में कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली है तो एक बात समझो, अब कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज को जिंदा रखने के लिए, सो एज टू कीप द कॉम्पोजिशन स्कीम वैलिड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी है। एंड अनटिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर बीइंग कंप्लाइड, जब तक कंप्लाई कर रहे हो तब तक आपके हाथ में कॉम्पोजिशन स्कीम है। जिस दिन गड़बड़ उस दिन कॉम्पोजिशन स्कीम हाथ से बाहर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक होना चाहिए या उससे कम। उससे ज्यादा अगर हो गया तो आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम बाहर। चलो मान लिया कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक है या उससे कम है, लेकिन अब पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे भी सेम बात है कि आपको यहाँ पे भी ईसीओ वाली कंडीशंस कंप्लाई करनी होगी। ईसीओ मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं, ईसीओ मतलब ई से एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सी से कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, ओ से अदर कंप्लायंस प्रोविजंस। अब मैं आपको एक हाइलाइटर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशन सेक्शन 10(2) के अंदर, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 10(2). तो थोड़ा सा स्लाइड सा फर्क है। आपको यहाँ पे एक अल्फाबेट दिख रहा होगा, 10(2) है, बस इतना सा फर्क है। इसके अंदर डेटा भी ऑलमोस्ट सेम ही है, अभी नीचे जाएंगे चेक कर लेंगे। हालांकि अब मैं आपको एक पिंकी वाला हाईलाइटर दे देता हूँ। रूल 5 यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम है, एंड अदर कंप्लायंस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ये भी सेम टू सेम है। सो दिस इज सेम टू सेम। ओके। और 10(2) है और 10(2) एंड 10(2) है, ये ऑलमोस्ट सेम है, लाइक आई कैन से 90% सेम।
ओके ऐसी बात है। तो यहाँ पे थर्ड वाली केस अप्लाई नहीं होता, अरे यार कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाले हैं, इनको कैसे बोल सकते हैं कि आप इतनी ही सर्विस देना, इससे ज्यादा मत देना। ये तो खुद ही कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज वाले लोग हैं, इसीलिए एमएसएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। दिस कॉन्सेप्ट जो एमएसएस का कॉन्सेप्ट है, मार्जिन सप्लाई सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, इज नॉट एप्लीकेबल इन केस अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली ली है तो। अब बात करते हैं आगे। अब मैं आपके ऊपर जो विशेष चर्चा का आगे डिस्कशन उठाने वाला हूं वो ये है ई सी ओ। कौन सी है वो कंडीशंस जो ई सी ओ, मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड वो वाला और अदर कंप्लायंस प्रोविजन। तो ये 10(2) और ये 10(2)(a), ये आपको सेपरेट पढ़ना है। मैंने सेपरेट ड्राफ्टिंग किया है, हालांकि जब आप पहुंचेंगे आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल सेम है। और ये हम लोग को एक ही बार देखना है, और ये भी हमको एक ही बार देखना है, बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर बोथ, दिस इज ऑल्सो कॉमन फॉर बोथ। तो ये है कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाले लोगों के लिए, और ये है कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाले लोगों के लिए। ओके, तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग इन बातों को डिस्कस करते हैं नाउ। कंप्लायंस करना है इसी वाले रिक्वायरमेंट्स। अब पहले मैंने आपको दिखा दिया 10(1) 10(2) के अंदर जो लिखा हुआ है, 10(1) 10(2) के अंदर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली लेनी है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस कंप्लाई कर रहे हो। पहला इन लोग ने बोला कि दैट जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम आ रहा है गुड्स वाली में अंदर आ रहा है, he should not be engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to GST। ऐसे गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, ऐसे 6 गुड्स हैं। एक है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और उसके अलावा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मैं आपको ये गुड्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग ने बोला है कि इन 6 गुड्स में, दीज आर द 6 गुड्स जिसमें आपको डील ही नहीं करना है। डीलिंग इन 6 गुड्स इज प्रोहिबिटेड, मैंने क्रॉस मार दिया है। तो डीलिंग इन एनी अदर गुड्स चलेगा, डीलिंग इन एनी अदर सर्विस चलेगा, लेकिन ये 6 गुड्स में डील नहीं करना, ना मैन्युफैक्चरिंग ना ट्रेडिंग, कुछ नहीं करना चाहिए। ये कौन से 6 गुड्स हैं? एक है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और उसके बाद 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें एक है पेट्रोलियम क्रूड, फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, फिर हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट एंड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल बोलते हैं, एंड लास्ट में नेचुरल गैस। ये 6 गुड्स में आपने डील नहीं करना है, ना मैन्युफैक्चरिंग ना ट्रेडिंग। उसके बाद में आपको बोला जाता है कि इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करना, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करना, लेकिन भाई साहब इंटरस्टेट इनवर्ड चलेगा, इंटरस्टेट इनवर्ड चलेगा, इंटरस्टेट इनवर्ड पे कोई नहीं रोक रहा है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है। तो वापस से यहाँ पे आपके सामने, सर क्या इंटरस्टेट आउटवर्ड करना मना है? यस। अगर आप कॉम्पोजिशन में आ गए तो आपको इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं महाराष्ट्र का हूं तो मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र के बाहर नहीं करना चाहिए, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटका या केरला, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। इंटरस्टेट इनवर्ड चलेगा, मतलब आप दूसरे स्टेट से परचेज कर सकते हो लेकिन दूसरे स्टेट में बेच नहीं सकते। ध्यान देना, कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं चलेगा। तीसरा वाला पॉइंट, आपने ईसीओ के थ्रू कोई गुड्स सप्लाई नहीं, सॉरी, ईसीओ के थ्रू आपने कोई सर्विस सप्लाई नहीं करनी चाहिए। गलती हो गई यहाँ पे, गुड्स जो लिखे हुए थे इनको कट कर दिया। दिस इज द अमेंडमेंट, और इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट को बड़ा ध्यान से हमेशा बार बार पूछते रहता है। तो ध्यान देना है, पहले बोला जाता था कि ईसीओ के थ्रू गुड्स भी सप्लाई मत करो, सर्विस भी मत सप्लाई करो, लेकिन अभी बोला गया है कि ईसीओ के थ्रू सर्विसेज मत सप्लाई करो, अगर ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई करोगे तो चलेगा। सो वापस से आप लोग यहाँ पे थर्ड एनालिसिस देख लो। सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए हो और आप ईसीओ के थ्रू कुछ गुड सप्लाई करना चाहते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द डिस्कशन। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब 4th पॉइंट बता रहा हूँ जो कि लल्लू सा पॉइंट है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो आप सीटीपी या एनआरटीपी नहीं हो सकते। तो ऐसा समझ लो कि अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, मैन्युफैक्चरिंग। सर क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? आंसर इज यस, ट्रेडिंग इज अलाउड, ट्रेडिंग इज अलाउड। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग किस चीज का नहीं करना है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स। भाई साहब, तो ये जो आपको 8 गुड्स दिख रहे हैं इनकी आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर अगर मैं इनकी ट्रेडिंग करूंगा तो चलेगा क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ये 8 गुड्स के नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि वापस एग्जाम में आपको इनमें से कुछ भी एक पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर संदीप अगर वो ये वाला कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो
तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, मिस्टर संदीप को ऐसे बोल के आंसर आना चाहिए या मिल जाएगी, या ऑल दैट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ पॉइंट। तो पहला वाला पॉइंट, कौन से गुड्स हैं वो नोटिफाइड गुड्स, तो 8 गुड्स है। पहला है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ। फिर उसके बाद पान मसाला। तीसरा है ऑल टोबैको रिलेटेड गुड्स जैसे टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स। पॉइंट नंबर 4 है एरिटेड वाटर्स दैट इज कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मैटर और फ्लेवर्ड दैट इज रेड बुल, पेप्सी, फैंटा, कोका कोला एंड ऑल दैट थिंग। Fly ash bricks and fly ash aggregate and fly ash blocks, bricks of fossil maize or similar siliceous earth, building bricks और earthen और roofing tiles। तो यहाँ पे आपको ये 4 कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स दिख रहे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग आपने नहीं करनी चाहिए। ये कुछ टाइम पहले आपको ऐड किया गया था, पहले 4 ही थे, अब 8 बना दिए। इन 8 गुड्स की आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल चलने वाला है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 8 गुड्स ये प्रोहिबिटेड है, बट 8 गुड्स की नोटिफाइड 8 नोटिफाइड गुड्स की आप ट्रेडिंग करेंगे तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मैंने बोला था, तो 8 उसमें ट्रेडिंग ही नहीं करना है, आपको पता होगा, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग किसका आपको करने के लिए मना किया है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये मैं वो बोल रहा था जो 6 ऐसे गुड्स है जिनके ऊपर लेवी नहीं है, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके ऊपर ये दीज आर नॉट लीवेबल टू जीएसटी, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी मत करो और इसकी ट्रेडिंग भी मत करो। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, जैसे शैम्पूज वगैरह में भी अल्कोहलिक लिकर यूज होता है, ठीक है। तो शैम्पू शैम्पू और ये सारे केमिकल्स में भी कभी कभी थोड़ा सा एलिमेंट, परफ्यूम्स में यूज होता है, तो अल्कोहल वहाँ पे थोड़ा सा यूज होता है। तो ऐसे केस में ये कहा जाता है कि अल्कोहलिक लिकर ये पीने के लिए नहीं है, यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए है, और ऐसे वाले अल्कोहलिक लिकर की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। सो मैंने आपको सारे यहाँ पे दिक्कत वाले पॉइंट्स बता दिए हैं। अब यहाँ पे आप एक बात समझो कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की लेते हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की लेते हो, तो 10(1) और 10(2) ने बोला है कि ABCDE ये 5 वाली चीजें हैं, ये इसका आपको ध्यान देना है। यू शुड नॉट बी एंगेज इन डीलिंग ऑफ दीज गुड्स, मतलब ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनमें डील ही मत करो, मैन्युफैक्चर भी मत करो, ट्रेडिंग भी मत करो। पॉइंट बी बोलता है कि इंटरस्टेट आउटवर्ड मत करो। पॉइंट सी बोलता है कि ईसीओ के थ्रू सर्विसेज मत सप्लाई करो। पॉइंट डी बोलता है कि सीटीपी या एनआरटीपी हो गए तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। एंड पॉइंट ई बोलता है कि नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग मत करो, नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग मत करो। ये 5 चीजें आपको बोली जाती है कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स के लिए, और यही 5 चीजें आपको मिल जाती है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के लिए। ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस सर्विसेज के लिए भी बोली गई है, और ये है सेक्शन 10(2) के अंदर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था 90% सेम है, क्योंकि ये पूरा सेम है। पॉइंट ABCDE ये 5 पॉइंट जो आपने पढ़े सेम टू सेम ऊपर के यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। एक पॉइंट है ऊपर आपको देखने को मिलता है पॉइंट नंबर F, लेकिन ये पॉइंट नंबर F यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली ली है तो पॉइंट नंबर F आपको एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आपने गुड्स वाली लिया है तो गुड्स वाली लिया है तो पॉइंट नंबर F भी अप्लाई हो जाता है। और पॉइंट नंबर F में पता है क्या है, पॉइंट नंबर F में है MSS, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड दिस इज द डिफरेंस। आप ऊपर देख लीजिए टेबल में, यहाँ पे MSS है और यहाँ पे नहीं है, और यही आपको नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब आप एक बात समझो कि अगर आप एक 10(1) और 10(2) कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स में अगर आप हो, तो ये लोग आपको पहली बात तो बोलते हैं कि हद से ज्यादा इतनी लिमिट की ही सर्विस देना, लेकिन ये जो लिमिट पहली बात तो आपको कंप्यूट करनी होगी। तो ये लिमिट आपको कैसे कंप्यूट करनी है और कैसे कौन कौन से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूट करनी है। तो पहली बात आपको ये लिमिट कंप्यूट करनी है 10% of turnover in state or union territory of the turnover in state or union territory of the preceding financial year, या फिर ₹5 लाख whichever is higher, की लिमिट कंप्यूट करने का फॉर्मूला है। और दूसरा, दिस लिमिट इज टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी wherever you have a place of business, wherever there is a POB, प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जहां जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां वहां पे आपको हर स्टेट के लिए, तो महाराष्ट्र में अगर आपकी एक ब्रांच एक है रजिस्ट्रेशन, तो वहां के लिए आप सेपरेट कंप्यूट कीजिए। पंजाब में है तो पंजाब के लिए कंप्यूट कीजिए, राजस्थान में है तो राजस्थान के लिए कंप्यूट कीजिए, हर सेपरेटली हर स्टेट के लिए कंप्यूट करना होगा। एंड देयरफॉर इसकी जो बेसिस होती है वो, पहली बात ऊपर आपने देखा था बार बार एग्रीगेट टर्नओवर है, लेकिन यहाँ पे पहली बात ध्यान देना ये टर्नओवर इन स्टेट या फिर टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी है, और वो भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का।
उसका 10% लेना है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो भी टर्नओवर इन स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी, उसका 10% लेना, या फिर ₹5 लाख का एक फिक्स्ड अमाउंट, दोनों में से जो भी हायर है, ये हो जाती है आपकी एमएसएस की लिमिट। और ये लिमिट आपको कंप्यूट करनी है सेपरेटली फॉर ईच स्टेट। अब ये जो लिमिट का अमाउंट आपको आ गया है, ये लोग बोलते हैं कि ये जो लिमिट आपने कंप्यूट की है, दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 2 सर्विसेज। एक है रेस्टोरेंट वाली सर्विस और दूसरा है इंटरेस्ट वाली सर्विस। अगर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं और वो पैसे मैंने मेरे दोस्त को दे दिए, तो ये कहा जाता है कि सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट। आप लोगों को लोन दे देते हो, एडवांस दे देते हो, ये एक सर्विस है, और बदले में वो आपको इंटरेस्ट दे देता है। तो ये आपकी सर्विस के लिए बाद सामने से कंसिडरेशन आ गया। तो ये वाली सर्विस, लोगों को लोन पे पैसा देना, और दूसरा है रेस्टोरेंट वाली सर्विस, ये दोनों सर्विसेज के लिए एमएसएस की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। एंड देयरफॉर यहाँ पे पहले इस तरीके से बोला गया था कि जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली ले रहा है, ही शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब ये करोगे तो चलेगा, एग्रीगेट ना रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाली सर्विस ये दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली सर्विस जो एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट वाली, ये भी मैंने आपको बोला कि ये भी आप दे दोगे, ये वाली सर्विस भी अगर आप देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो ये मैंने आपको लिख दिया चलेगा, ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे चलेगा। लेकिन आप एक बात समझो, एनी अदर सर्विस, अगर 1 और 2 को छोड़ दूं तो इसके अलावा मुझे कोई भी सर्विस देनी है, जैसे एडवाइजरी सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऐसे कोई भी सर्विसेज अगर मुझे देनी है, तो वो सर्विस मुझे लिमिट तक देनी चाहिए, अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बिलो। और वो लिमिट कैसे कंप्यूट करना है मैंने आपको बता दिया, हर स्टेट के लिए सेपरेटली कंप्यूट करना, और कंप्यूट करने के लिए टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और उसका 10% आपको लेना है, या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। और ये आपको लास्ट में फिर से मैंने कंफर्म करके स्पेशली ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया कि दिस लिमिट दैट यू हैव कंप्यूटेड अबाउट the limit of MSS as computed for any state or union territory is not applicable for the services specified in 1 and 2 above. ओके तो आप रेस्टोरेंट वाली सर्विस दे दोगे तो आपको मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज की लिमिट देखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी को लोन पे पैसा दे रहे हो, बदले में इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो ये भी एक सर्विस है, लेकिन ये सर्विस देने के लिए आपको एमएसएस की लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और सर्विस देनी है, तो सबसे पहला काम आपको लिमिट कंप्यूट करनी पड़ेगी, और दूसरा काम आपको ये वाली सर्विस इस लिमिट के अंदर ही देनी है, इस लिमिट से ज्यादा आप ये वाली सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर किया, ये था पॉइंट नंबर एफ। अब आगे बात करते हैं, ये वाली सारी बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो भी मैं आपको बोल रहा था, वो पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने डाल के रखा हुआ है। एनी सप्लायर हु इज ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग का सर्विस वाला, ही और शी कैन सप्लाई सर्विसेज value not exceeding 10% of turnover in state or union territory or 5 lakh, whichever is higher. But if the turnover of services in the current financial year crosses this limit, then such supplier will not be eligible for composition scheme. और ये कब से ineligible हो जाएगा? From the date when he crosses this limit. ठीक है, और लास्ट में कंफर्म करने के लिए, मार्जिनल सप्लाई सर्विस डज नॉट अप्लाई टू रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में जो लाइन मेरे को अच्छी लगी थी, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में डाल दिया। और ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के लिए आपको क्या कुछ पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा। अब एक बार के लिए जाने से पहले, ये बहुत ही उम्दा चीज है, और मुझे ये दोनों जगह पे ध्यान देना पड़ता है, अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाला हूँ या सर्विस वाला हूँ, दोनों ही जगहों पे जाने से पहले एक बार के लिए आप ये पॉइंट देख लो। अगर आप ये 6 गुड्स में डीलिंग करोगे तो मरोगे, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आप ना मैन्युफैक्चरिंग करो ना ट्रेडिंग करो, किसकी? ये 6 गुड्स जिनके ऊपर लेवी नहीं है, एक है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सर इनके अलावा क्या कोई और गुड्स में हम डीलिंग कर सकते हैं? यस। कोई और सर्विस में हम डीलिंग कर सकते हैं? आंसर इज यस। आगे बढ़ रहे हैं, और आपको ये बात मैं पहले जाकर के क्लियर करवा दूं कि अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात करें, तो इनमें ना मैन्युफैक्चरिंग करनी ना ट्रेडिंग करनी। लेकिन अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, तो इनकी आप मैन्युफैक्चरिंग करो, इनकी ट्रेडिंग करो, तबाही करो, जो करना है करो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है, बशर्ते आपको एग्रीगेट टर्नओवर की वगैरह की चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन से पॉइंट नंबर 2 का जो कंडीशन था, इंटरस्टेट आउटवर्ड मत करना, इनवर्ट करोगे तो चलेगा। और यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस ईसीओ के थ्रू देना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ईसीओ के थ्रू गुड्स दोगे तो चलेगा। एंड पॉइंट नंबर 4 इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड, 8 नोटिफाइड गुड्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मत करना, लेकिन ट्रेडिंग करोगे तो चलेगा। अब एक बात समझो, यहाँ पे जो ये वाला जो ईसीओ, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मतलब जैसे अमेजोन वगैरह होते हैं,
Amazon, फ्लिपकार्ट, तो इनके थ्रू आप अपने गुड्स सप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सर्विसेज वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसके थ्रू आप सर्विसेज अपनी मत देना, वरना आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। ये हमने सारी कंडीशंस की बात कर ली। अब मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ रूल 5 के अंदर। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि रूल 5 कॉमनली एप्लीकेबल है। आप यहाँ से मेरे टेबल से भी समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 2 के अंदर कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रूल 5 की, ये आपको दोनों ही जगह पे एप्लीकेबल है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की लो तो भी चले एप्लीकेबल है, और सर्विस की लो तो भी चले तो भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर ए जो है, ये बड़ा ही लल्लू सा पॉइंट है। ये बोलता है कि आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आए हो, चाहे गुड्स वाली हो चाहे सर्विस वाली हो, आप सीटीपी नहीं हो सकते, एनआरटीपी नहीं हो सकते। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये ऊपर ही लिखा हुआ था, यहाँ पे रूल में उसको रिपीट कर दिया गया है। पॉइंट नंबर सी का, डी का और ई का एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि पॉइंट नंबर बी जो है, ये आपको बिल्कुल तबाही लेवल की क्लैरिटी देने वाला है। नाउ जस्ट वेट फॉर अ मिनट। पॉइंट नंबर बी में बोला है कि अ पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी हैज टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। पॉइंट बी में, he was not engaged in manufacturing of notified goods during the preceding financial year। ये सबसे बड़ा कैच है, और ये पूरा पूरा वर्डिंग सी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से निकाला है। एंड फॉरगेट अबाउट इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल, ये बेयर एक्ट का वर्डिंग है, मैंने नहीं ड्राफ्ट किया हुआ है, मैं आपको इसका मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो ये इंश्योर करो दैट यू वॉज नॉट, मतलब ही और शी वॉज नॉट, या फिर यू वर नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, लेकिन कभी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई साहब, दिस इज द पॉइंट जहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आ भी गया, तो पहली बात, मुझे इस साल में कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद में मुझे मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड गुड्स की नहीं करनी है। क्योंकि मुझे कौन रोक रहा है? सेक्शन 10(2)(a) या ऊपर सेक्शन 10(2) एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आने के बाद बोलते हैं कि मत करना, ही इज नॉट एंगेज करंट, ये गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग मत करो। मैन्युफैक्चरिंग और नोटिफाइड गुड्स कब मत करो? करंट फाइनेंशियल ईयर में। किसने रोका है? सेक्शन 10(2)(a) ने रोका है, या 10(2) ने रोका है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। फिर आपको बोला जाता है कि अरे अरे अरे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो 8 नोटिफाइड गुड्स है, वो आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं करनी चाहिए। ये कौन रोक रहा है? रूल 5। तो आप एक बात समझो, ये 8 गुड्स ऐसे घटिया गुड्स हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद उस वाले फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं करनी है, और कॉम्पोजिशन स्कीम जिस भी साल में ले रहे हो उसके पहले वाले साल में भी नहीं करनी चाहिए। अगर पहले वाले साल में आप करते थे तो रूल 5 आपको रोक देता है। रूल 5 बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप ये पहले बताओ कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कहीं 8 गुड्स की, नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते थे। तो ये पॉइंट यहाँ पे अटक जाता है। और आने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन 10(2)(a) या 10(2) पकड़ लेता है, बोलता है कि ही इज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये जबरदस्त पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में जैसे ही आती है, तो उसके बाद में एक डाउट मन में स्टूडेंट के ये अटक जाता है कि सर बाकी चीजों का क्या? तो एक बात समझना, ये वाली 3 चीजों के लिए एकदम ग्रीन सिग्नल है। यहाँ पे करंट ईयर के लिए बोला जाता है, इसके लिए बोला गया ही इज नॉट एंगेज्ड, ही इज नॉट, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद आप नॉट लिविएबल टू टैक्स वाले अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड बाकी जो 6 गुड्स होते हैं, 5 पेट्रोलियम गुड्स हैं, इनमें डीलिंग मत करो। लेकिन कब? कॉम्पोजिशन में आने के बाद। सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में करते थे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई रूल 5 वगैरह नहीं रोकता है। दूसरा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करना, लेकिन कब? कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद। सर पहले वाले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं करता था तो चलेगा क्या? आंसर इज यस, चलेगा। आपको रोकने वाला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई नहीं रोक रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए रोका जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, ईसीओ के थ्रू सर्विसेज मत सप्लाई करना, लेकिन कब? करंट फाइनेंशियल ईयर में। सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं अगर ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विसेज सप्लाई करता था तो चलेगा क्या? आंसर इज यस, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई नहीं रोक रहा है। ये है क्लियर कट वर्डिंग्स इज नॉट के एंगल से। लेकिन खतरनाक पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में भी मत करना, रूल 5 रोक देगा, करंट फाइनेंशियल में भी मत कर देना, सेक्शन 10 रोक देगा। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए।
और सीटीपी और एनआरटीपी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सीटीपी एनआरटीपी आप अभी मत हो। पिछले साल में अगर आप एक सीटीपी की तरह धंधा करते थे तो चलेगा, और एनआरटीपी कोई साल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एनआरटीपी इज योर आइडेंटिटी, अगर आप एनआरटीपी हो तो आप एनआरटीपी हो। एक व्यक्ति जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, तो उसकी आइडेंटिटी है। वो अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो पिछले साल में भी होगा, नॉन रेसिडेंट होगा तो इस साल में भी होगा, ठीक है। तो वो इंडिया में जो नहीं रहने वाले लोग होते हैं वो एनआरटीपी होते हैं, उस तरीके से। तो खैर आप एनआरटीपी और सीटीपी के लिए बस इतना समझ लो कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है प्रीसीडिंग और करंट फाइनेंशियल ईयर की। बस खाली इतना समझो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए टू नोटिफाइड गुड्स ये आपको पहले भी नहीं करने हैं और आज भी नहीं करने हैं। ये बातों को मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख के रखा हुआ है, सो दैट कोई भी दिक्कत में यहाँ पे ना आए। अब प्रोहिबिशन की अगर बात करता हूं तो 6 गुड्स विच आर नॉट लीवेबल टू जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले 5 गुड्स, ये टोटल मिला के 6 हो जाते हैं। सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनमें डील करता था तो चलेगा क्या? यस। करंट फाइनेंशियल ईयर में करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, सर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में करते तो चलेगा क्या? यस। करंट फाइनेंशियल ईयर में करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ, अगर आप पहले करते थे तो चलेगा, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में मत करना। सीटीपी एनआरटीपी चलो अगर आप पहले थे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद में ये नहीं चलेगा। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 5 है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एट नोटिफाइड गुड्स, ये आपको पहले भी नहीं करने हैं, ये करंट फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं करने हैं। अगर पहले करते थे तो रूल 5 आपको रोक देता है, और अगर अभी करोगे तो आपको सेक्शन 10 रोक देगा। तो ये थी पूरी पूरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको ये चैप्टर का ये एंगल समझ में आया है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर, ये वाली चीजों के लिए आई कैन गारंटी ऑन दिस, आपको चाहिए आप अभी अपनी मॉड्यूल खोल करके देख लो। मैंने ये एक नहीं 10 नहीं 10,000 बार देखा हुआ है, ठीक है। सो ये मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है ये वर्डिंग्स लिखने में, वॉज नॉट एंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और इज नॉट, ठीक है, इज नॉट, ये सारी चीजें मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने 10 बार देखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर सी की। यहाँ पे बोला जाता है कि रूल 5 बोलता है कि अगर आपके ऊपर 9394 की आरसीएम वाली प्रोविजंस आ जाती है, सेक्शन 93 और 94 के अंदर आरसीएम में आपके ऊपर अगर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आती है तो आपको वो आरसीएम का 9394 वाला टैक्स पे करना ही होगा। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ, मैं तो कम रेट से टैक्स पे करूंगा, मुझे जाने दो। नहीं भाई, 9394 की अगर टैक्स लाइबिलिटी आती है तो पे कर देना, वहां पे नाटक मत करना। पॉइंट नंबर डी और ये बड़े लल्लू से और सिंपल से है। पॉइंट नंबर डी और ई में कुछ कंप्लायंस की बात है। पॉइंट नंबर डी में बोला कि आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन पहली बात जो डॉक्यूमेंट आप इशू करोगे हर ट्रांजैक्शन पे वो होता है बिल ऑफ सप्लाई, और बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे आपको लिख देना है, जो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है उसके टॉप पे लिख देना है, क्या लिख देना है? आई एम अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। मैं ब्लू हाइलाइटर से आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पे लिख देना है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये हर बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे लिख देना है। दूसरा पॉइंट नंबर ई आपको बोलता है और एक कंप्लायंस प्रोविजन की आपकी जितनी भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो अगर आपकी मेन प्लेस ऑफ बिजनेस होती है तो वो बोला जाता है पीपीओबी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जो भी एडिशनल वाली होती है वो होता है एपीओबी। तो हर पीपीओबी और हर एपीओबी के आपको बाहर साइन बोर्ड पे, मतलब एक नोटिस बोर्ड पे आपको लिख देना है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये आप हाईलाइटर देख लीजिए। बस यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देना है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो दो कंप्लायंस है, पहला हर बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे लिख देना कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, और दूसरा हर पीपीओबी, सॉरी पीपीओबी एक ही होती है, और हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इनके बाहर जो आपका नोटिस बोर्ड होता है, जो जो साइन बोर्ड होता है आपका फैक्ट्री का, ऑफिस का, उसके ऊपर आपको लिख देना है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये रूल 5 की 5 कंडीशन थी, पांचों की 5 कंप्लाई करते रहना, क्योंकि जिस दिन आपने कोई भी गड़बड़ कर दिया आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये सारी चीजें जो मैंने आपको वो बादल बादल वाले चार्ट से बताई थी, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे जो आपको इन बादलों से बताई थी, ये सारी बातें इन बादलों की यहाँ पे वर्डिंग्स में ड्राफ्ट की गई है, ठीक है। तो मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन वाला अगर आप डीलिंग करते हो, वो वाली अल्कोहलिक लिकर का डीलिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोजिशन सप्लायर को इंटरस्टेट परचेज करना, प्रोक्यूरमेंट मतलब परचेज करना, तो अगर इंटरस्टेट वो इनवर्ड सप्लायर परचेज करता है तो चलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर वो ट्रेडिंग करता है 8 नोटिफाइड गुड्स की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ईसीओ के थ्रू वो गुड्स सप्लाई करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बातें बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 4 जो कि अपना सेक्शन 10 है,
ईसीओ के अंदर जो सी ओ वाला पॉइंट था वो बता रहा हूँ, ये कॉमनली एप्लीकेबल है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की लेते हो तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज की लेते हो तो भी ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन में कभी एमसीक्यू वगैरह में भी पूछी जाती है। पॉइंट नंबर 1, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी। अब एक बात समझना कि अगर आपका एक पैन पे एक से ज्यादा जीएसटीएन नंबर लिया हुआ है तो आपको यूनिफॉर्मली हर ब्रांच के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है, मैं एक इंडिविजुअल और मेरी एक ही पैन है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरी 3 ब्रांचेस है, एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच पंजाब में और एक ब्रांच राजस्थान में, तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो यूनिफॉर्मली मुझे सारी ब्रांचेस के लिए लेना पड़ेगा, मतलब महाराष्ट्र के लिए भी, राजस्थान के लिए भी और पंजाब के लिए भी। और अगर एक ब्रांच मेरी कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाती है तो फिर सारी ब्रांचेस बाहर हो जाएंगी, या फिर एक ब्रांच बोलता है कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आना है तो फिर सारी ब्रांचेस कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर हो जाएंगी। तो यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन यहाँ पे होता है। पैन वाइज सभी को एक यूनिफॉर्म डिसीजन लेना होगा। कैनॉट इशू टैक्स इनवॉइस। कैनॉट इशू टैक्स इनवॉइस, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए मना किया जाता है। ऐसे केस में जो भी आप सप्लाईज करते हो उसके लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई नाम का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो आईटीसी। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो। एंड लास्टली पेनल्टी। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ना होने के बावजूद आपने झूठ झूठ बोल के कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया, आपके ऊपर कुछ कंडीशंस थी बिफोर वाली, जैसे टर्नओवर वगैरह विद इन लिमिट होना चाहिए एंड ऑल दैट थिंग, या फिर आपका मस्ताना में कहीं पे भी ब्रांच लोकेटेड थी और आपने झूठ झूठ के लिए अपना टर्नओवर जबरदस्ती 90 लाख हो गया था फिर भी आपने 60 लाख करके बता दिया, कुछ भी गड़बड़ करके जबरदस्ती कॉम्पोजिशन स्कीम लिया जबकि आप एलिजिबल नहीं थे, ऐसा अगर आप करते हो तो आपको जबरदस्ती करने पे हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम इरेगुलर लेने के लिए आपके ऊपर पेनल्टी ठोक देंगे। और आपने पिछले इन दिनों में कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं थे उसके बावजूद कॉम्पोजिशन रेट से टैक्स पे किया जबकि आपको रेगुलर रेट से टैक्स पे करना चाहिए था, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है। और ऐसे केस में जो भी टैक्स आपने कम पे किया हुआ है वो आपसे वसूला जाएगा। सेक्शन 73 74 की प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर लगा करके, ये डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है जो फाइनल में आती है, बट ये वाले प्रोविजंस आपके ऊपर लगाए जाएंगे और आपसे कॉम्पोजिशन स्कीम का जो भी आपको जबरदस्ती लेने से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ था वो पेनल्टी के साथ आपसे वसूला जाएगा। ये थी पूरी पूरी बातें जो ईसीओ में आपको बोलते रहता था, ईसीओ वाली कंडीशंस यहाँ पे हो जाती हैं आपकी। ये जो मैंने आपको अभी कराया ये है ओ, अदर कंप्लायंस प्रोविजन। ये जो हमने यहाँ पे किया ये है सी, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस और रूल 5। और ये है ई वाला पॉइंट, और यहाँ पे ये भी जो आपने देखा ये भी ई वाला पॉइंट था। तो यहाँ पे आपका सारा ईसीओ वाला पॉइंट खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और इसको खींचेंगे और यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब वेरियस टैक्स रेट्स है और वेरियस टैक्स रेट्स और टर्नओवर है फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो आपको लोअर रेट से टैक्स पे करने को कहा जाता है। तो क्या क्या टैक्स रेट्स लगेंगे? तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाले हो तो आप मटर हो सकते हो, एम से आप हो सकते हो मैन्युफैक्चरर, टी से आप हो सकते हो ट्रेडर एंड आर से आप हो सकते हो रेस्टोरेंट वाले। सबके लिए अलग अलग रेट्स है। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली लेते हो तो आपकी कहानी बिल्कुल अलग है। मैन्युफैक्चरर हो तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ट्रेडर हो तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, और रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली करते हो तो 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। अब एक बात समझना, आपको यहाँ पे एक बात ऐसे ध्यान देनी चाहिए कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है, मतलब जो भी मैंने लिखा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के लिखा हुआ है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है 1%, तो इसका ब्रेकअप आपको बता दूं 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1%, तो इसका भी मतलब होता है 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5%, इसका मतलब होता है 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। और लास्टली जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6%, ये 3% का टोटल मिला करके लिखा है। ठीक है, तो आपने ये बातों का ध्यान देना चाहिए। अब ये किस चीज के ऊपर लगाया जाएगा? तो ये 1%, 1%, 5%, 6% टर्नओवर इन स्टेट के ऊपर लगाया जाएगा। अब टर्नओवर इन स्टेट तो हर जगह कॉमन है, लेकिन ट्रेडर के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ट्रेडर के लिए बोला टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैं अभी आपको क्लियर करके बता दूंगा, लेकिन नाउ दिस इज द राइट टाइम जब मैं आपको एक बार के लिए एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे कुछ सर्कुलर्स हैं।
अगर आप ऊपर जाकर के देखते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक दो सर्कुलर मैंने ऊपर छोड़े थे। एक सर्कुलर यहाँ पे क्लियरली बताता है, सर्कुलर का जो एक्सट्रैक्ट है मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है। एक सर्कुलर में ये बोला कि जो क्लाउड किचन होते हैं, क्लाउड किचन आपको आज की तारीख में पता है, जैसे जोमेटो स्विगी के ऊपर अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो किस रेस्टोरेंट से आ रहा है आपको पता नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे डाइनिंग एरिया है, मतलब आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, तो वो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है। लेकिन कभी कभी जैसे जोमेटो और स्विगी के ऊपर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स बुकिंग अपना मतलब ऑर्डर ये कर लेते हैं, अपना प्लेस कर, मतलब वो लोग अपना अपने आप को रजिस्टर करके रखते हैं, जहाँ पे वहां पे सिर्फ किचन होता है। मतलब अगर आप ऑर्डर करेंगे तो, और मेरे पास क्लाउड किचन है, तो मैं बना करके स्विगी जोमेटो या कुछ भी डिलीवरी के थ्रू आपको डिलीवर करवा दूंगा। आप अगर चाहो तो मेरे यहाँ पे आके खा नहीं सकते क्योंकि डाइनिंग नहीं है। तो अगर कोई ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ किचन है, लोग आके खा नहीं सकते हैं, आपको चाहिए तो आप यहाँ से आके कलेक्ट कर लीजिए, या फिर मैं आपके यहाँ पे डिलीवरी करवा दूंगा, या तो स्विगी या जोमेटो या फिर मेरे डिलीवरी बॉय के थ्रू। तो आया तो आप लेके जाइए या मैं लाके दूं आपको, लेकिन आप आके खा नहीं सकते हैं। तो अगर आप आके खा नहीं सकते हैं, किचन कहाँ पे है? इट इज कॉल्ड एज क्लाउड किचन। और ऐसे वाले क्लाउड किचन को रेस्टोरेंट सर्विस बोला जाता है, और ये लोग को रेस्टोरेंट सर्विस की तरह कंसिडर करना चाहिए। तो इनको कॉम्पोजिशन स्कीम कौन सी मिलेगी? तो इनको कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली मिलेगी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट वाले हैं। दूसरा, इनके ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा? इनके ऊपर 5% का टैक्स रेट लगेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, क्योंकि ये रेस्टोरेंट वाले हैं। अब दूसरा, आइसक्रीम पार्लर्स। अगर आइसक्रीम पार्लर्स की बात की जाए तो आइसक्रीम पार्लर्स के लिए सर्कुलर में इन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि आइसक्रीम पार्लर कभी भी आप जब जाते हो तो आपको आइसक्रीम बना के नहीं देते हैं। वो लोग, आप जो भी वो आपको आप बोलोगे, आपको आइसक्रीम वो पैकेट वाली बना आपको दे देते हैं, आपको ये वाली आइसक्रीम खानी है, ये वाली आइसक्रीम देनी है, ठीक है। तो वहां पे मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम आपको दी जाती है, एंड देयरफॉर यहाँ पे सर्कुलर में इसको इस तरीके से कहा गया कि आइसक्रीम पार्लर आपको आइसक्रीम एज अ गुड सप्लाई करते हैं, एंड देयरफॉर इनको सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आइसक्रीम पार्लर के ऊपर बात की जाए तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह होगा। अब ये उसको वहां पे 1% के पॉइंट ऑफ व्यू पे रखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली बोला, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द आइसक्रीम पार्लर सेल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने मैन्युफैक्चर कर लिया है, तो इनको 1% ऑफ 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, वो वाला रेट इनको लगने वाला है, ठीक है। लास्ट में और एक सर्कुलर नीचे यहाँ पे आ जाता है, बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स के यहाँ पे। अगर बेकरी की बात की जाए तो कभी कभी आप जब भी कहीं किसी बेकरी वगैरह में जाते हैं, तो बेकरी में आप अगर कुछ खाने वाले हैं, आपको कुछ ऐसे पैटिस वगैरह होता है, तो वो लोग आपको पैटिस एक प्लेट में डाल करके देते हैं, और अब वो पैटिस आप खाते हैं। कभी कभी आपको सॉस केचप वगैरह दिया जाता है। तो इसके लिए एक सर्कुलर आया और बोला कि अगर आपको कहीं कोई ऐसा खाना सर्व किया जाता है, अगर कोई सर्विस दी जाती है जहाँ पे सर्विस इज बाय वे ऑफ सर्विंग फूड और ड्रिंक्स इंक्लूडिंग अ बेकरी, तो ये जो बेकरी वगैरह होती है ये रेस्टोरेंट के अंदर कंसिडर की जाएगी, और इनके ऊपर 5% का टैक्स रेट कॉम्पोजिशन स्कीम का लगेगा। ये अपने आप को मैन्युफैक्चर नहीं बोल सकते। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चर हैं, हम लोग पैटिस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अरे भाई, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप बना के लोगों को सर्व कर रहे हो, आप एक्चुअली एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बेकरी वगैरह के लिए इन्होंने बोला कि रेस्टोरेंट मानना चाहिए। तो ये कुछ सर्कुलर थे, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब आपको यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेगी सम सॉल्व करने के लिए। अब जो मैं आपको डेटा समझाने वाला हूँ, ये सम सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, तो एक बात समझना, अगर आपने सॉरी, रेट ऑफ टैक्स के बाद में आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि इस चैप्टर के अंदर कितने अलग अलग तरीके के टर्नओवर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर देर आर 5 टाइप्स ऑफ टर्नओवर, 5 टाइप्स ऑफ टर्नओवर। वन इज एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ये कब चाहिए? ये आपको चेक करने के लिए कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये क्यों चाहिए? ये आपको आफ्टर वाली कंडीशन के टाइम पे मैंने बोला था, ये देखने के लिए कि आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम आपके हाथ से चली तो नहीं जाएगी। तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में चेक करते रहना होगा कि आपका टर्नओवर 50 लाख, 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ तक रहे, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। थर्ड, टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये क्यों चाहिए? ये आपको एमएसएस की लिमिट कंप्यूट करने के लिए चाहिए। आपको याद होगा, एमएसएस की लिमिट के लिए आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट चाहिए होता है, उसके ऊपर 10% लगाना, या फिर ₹5 लाख, दोनों में से विचएवर इज हायर। उसके बाद टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये आपको चाहिए टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि टैक्स पे करोगे आप इस साल के टर्नओवर पे। तो टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, इसके ऊपर आपको 1%, 5%, 6% का टैक्स रेट लगाना है। एंड टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन ध्यान देना, मैं यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट बोलना चाहता था।
टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट लगेगा। अगर आपको ट्रेडर के केस में टैक्स पे करना है तो ट्रेडर के लिए टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इसका 1% पे टैक्स पे करना होता है ट्रेडर को। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको ये अलग अलग टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए क्या दिमाग लगाना है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड करंट फाइनेंशियल ईयर का। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर आपको ये कॉम्पोजिशन स्कीम में बिफोर और आफ्टर की कंडीशन के लिए लगता है, और टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ये आपको एमएसएस की लिमिट या फिर टैक्स पे करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन इन दोनों में ही पहले मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। अगर आप ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर का नोट देखते हैं तो पहले पहले नोट में लिखा हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर इज टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है सबका टोटल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में तीन तीन ब्रांचेस चलाता हूँ तो महाराष्ट्र का टोटल प्लस पंजाब का टोटल प्लस राजस्थान का टोटल, ये सब कुछ मिला करके मेरे पैन पे जितनी भी ब्रांचेस है सब कुछ मिला करके जब आएगा तो वो कहा जाता है एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन अगर मुझे सिर्फ महाराष्ट्र के लिए निकालना है तो वो हो जाता है स्टेट वाइज टर्नओवर। टर्नओवर इन स्टेट होता है, इट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन स्टेट वाइज बेसिस। तो जिस सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अगर निकालूंगा तो उसको कहा जाएगा टर्नओवर इन स्टेट, और ऑल ओवर इंडिया में जितनी ब्रांचेस है सबका टोटल एक साथ निकालूंगा तो कहा जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। दूसरा डिस्टिंक्शन इन दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो नोट का है ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसको मैं बाजू में आपको एक साइड में जो लिखा हुआ है उसके थ्रू समझा देता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर का पहला पॉइंट तो आपको बता दिया, ये ऑल इंडिया बेसिस पे और ये स्टेट वाइज बेसिस पे। दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर के केस में जब भी आपको कंप्यूट करना होता है तो आपको 1 अप्रैल से जो भी डेटा है सब कुछ लेना चालू करना चाहिए। लेकिन टर्नओवर इन स्टेट जब आपको लेना है तो वो आपको कंप्यूट करना चाहिए द डेट ऑन विच पर्सन बिकम्स लायबल टू रजिस्टर। तो जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हुए थे वहां से आप ये टर्नओवर इन स्टेट का डेटा लेना चालू करना। ये मैं सिर्फ इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी चैप्टर के लिए नहीं। बाकी चैप्टर के लिए आप जैसे कंप्यूट करते हैं वो कंप्यूट कीजिएगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको टर्नओवर इन स्टेट अगर निकालना है तो टर्नओवर इन स्टेट की काउंटिंग बहुत अच्छे से ध्यान देना। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, टर्नओवर इन स्टेट की काउंटिंग कब से की जाएगी, द डेट ऑन विच पर्सन बिकम्स लायबल टू रजिस्टर। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर 1 अप्रैल से काउंटिंग करना चालू कर देना। ओके, अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर आपका एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर स्टेट का डाउट निकल जाना चाहिए। दिस वाज वन डेटा जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप एक बात समझ लीजिए, एक्सक्लूजन। कुछ कुछ आपको चीजें नहीं लेनी होती। आपको जब भी ये टर्नओवर कंप्यूट कर रहे हो तो आपको क्या नहीं लेना चाहिए, आपको जीएसटी के टैक्सेस या जीएसटी का सेस नहीं लेना है। दूसरा, आपको जो भी इनवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे किया जाएगा ये भी नहीं लेना है। और तीसरा, कुछ ऐसी सप्लाईज जो कि एग्जेम्प्ट सर्विस एग्जेम्प्ट वाली है। एग्जेम्प्ट सर्विस कौन सी, लेकिन ध्यान देना, इंटरेस्ट वाली। जब भी आप किसी को लोन देते हो बदले में वो आपको इंटरेस्ट देता है, सिर्फ ये एक ऐसी सर्विस है जो एग्जेम्प्ट है, और यही एक एग्जेम्प्ट सर्विस है जो नहीं लेनी होती है, एक्सक्लूड करना है। बाकी आप ऊपर हाइलाइटर से देख लीजिए, सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपको इंक्लूड करनी है, लेकिन एकमात्र एग्जेम्प्ट सप्लाई है जो आपको एक्सक्लूड करनी है, वो है इंटरेस्ट वाली। ठीक है, तो ये आपने तीनों चीजें एक्सक्लूड करनी है। कब एक्सक्लूड करनी है, कभी भी आप टर्नओवर इन स्टेट निकाल रहे हो तो तीनों ही केसेस में आप एक्सक्लूड कर दो। और वही चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये तीनों आपको एग्रीगेट टर्नओवर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर दोनों के लिए आपको एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का आपको ध्यान देना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त भी ये तीनों चीजों को एक्सक्लूड कर देना। अब इंक्लूड क्या क्या करना है, तो ये तो कॉमन बात हो गई, ये भी आपने समझ लिया। इंक्लूड क्या क्या करना है सिर्फ एक बार समझ लो, हर जगह पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या क्या इंक्लूड करना है वो यहाँ पे है। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर लेना चाहते हो तो सब ले लो, टैक्सेबल सप्लाईज भी ले लो, एग्जेम सप्लाईज भी ले लो, एक्सपोर्ट भी ले लो, एंड इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई भी ले लो। देखो एक बात समझो, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का तो पहले तो अगर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड करते थे तो चलेगा, पहले तो आपको कोई भी नहीं रोक रहा है। तो ऐसे केस में इसीलिए बोला जाता है कि पहले वाले साल का निकाल रहे हो तो टैक्सेबल सप्लाईज भी लेना, एग्जाम सप्लाईज भी लेना, एक्सपोर्ट भी ले लेना, क्योंकि पहले अगर आप एक्सपोर्ट करते थे तो चलेगा। इंटरस्टेट आउटवर्ड भी ले लेना, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप एक्सपोर्ट करो इंटरस्टेट आउटवर्ड करो कोई नहीं रोक रहा है।
लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर का जब आप कंप्यूट करने आओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेनी है और एग्जेम्प्ट भी लेनी है, लेकिन आपको एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरस्टेट आउटवर्ड कर ही दिया या एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर आपके हाथ से कंपोजिशन स्कीम चली जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए या कोई भी स्टेट के लिए आप उस स्टेट से बाहर नहीं काम कर सकते। तो ऐसे केस में करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट आउटवर्ड आने का सवाल ही नहीं उठता। आगे बात करते हैं टर्नओवर इन स्टेट लेने के लिए। अब दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ये कंप्यूट होता है ऑल इंडिया बेसिस पे, लेकिन टर्नओवर इन स्टेट कंप्यूट होता है स्टेट वाइज बेसिस पे। अब इसको कंप्यूट करते वक्त आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो आपने ऊपर देखा वो सब कुछ आ जाएगा। टैक्सेबल भी आएगा, एक्सएम भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा, इंटरस्टेट भी आएगा, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो जो ऊपर देखा था सेम आएगा। यहाँ पे भी सिर्फ टैक्सेबल लेना है और एग्जेम्प्ट लेना है, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं लेना है। सो द ओनली डिफरेंस इज कि वो वाला ऊपर ऑल इंडिया बेसिस पे है और ये स्टेट वाइज बेसिस पे है। और खास ध्यान रहे टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जब बात आती है ट्रेडर की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेना है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी नहीं लेना होता। और एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट आउटवर्ड ये तो आप भूल ही जाओ, ये तो आपको लेना ही नहीं है। तो मेरे को इतनी सारी चीजें लिख करके कट करने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने लिखा ही एक पॉइंट। ओके, तो ये बात पूरी यहाँ पे आपको समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से आपने सारी बातें समझ ली, किस तरीके से आपको एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना है और किस तरीके से आपको टर्नओवर इन स्टेट कंप्यूट करना है। अब पांचों टर्नओवर को आपको क्या क्या कहाँ जगह पे एप्लीकेबल होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक मात्र कुछ आइडिया दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, ये थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस है। अगर आप मॉनिटरी लिमिट्स की बात करो और सर्विसेज की बात करो, तो एक ऐसी सर्विस है जो इस पूरे चैप्टर से बाहर है, वो है सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट। एक मेरी एडवाइस ले लो कि अगर आपने ये वाली सर्विस देखी, कौन सी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लोन दे रहा है और बदले में इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो जो भी अमाउंट होगा इस पूरे चैप्टर में वो अमाउंट काम का नहीं है। तो कॉम्पोजिशन लेवी में अगर आपने ये वाला अमाउंट देखा सम सॉल्व करते वक्त, तो सीधा वो अमाउंट को क्रॉस कर देना, वो अमाउंट काम का नहीं है। क्योंकि ये अमाउंट आपको मार्जिनल सप्लाई और सर्विसेज के लिए भी नहीं काम आता, मैंने तभी बोला था। ये अमाउंट आपको एग्रीगेट टर्नओवर के लिए भी नहीं काम आता, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसको एक्सक्लूड कर देना है, पॉइंट नंबर 3। ओके, और यही अमाउंट आपको टर्नओवर इन स्टेट में भी काम नहीं आएगा, क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट में भी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर एंड इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम टर्नओवर इन स्टेट ऑल्सो। तो मिस्टर संदीप करके कोई व्यक्ति है, वो लोग अपने फ्रेंड को उसने 8 लाख रुपए का लोन दिया था और बदले में उसको 8,000 रुपया कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ गया, 80,000 कुछ इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो भी अमाउंट है इसको हटा देना, कॉम्पोजिशन चैप्टर में किसी भी कैलकुलेशन में ये काम नहीं आएगा। दूसरा, रेस्टोरेंट वाली जो सर्विस होती है, रेस्टोरेंट वाली सर्विस के लिए आपको मार्जिनल सप्लाई और सर्विसेज के टाइम पे इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, और टर्नओवर इन स्टेट कंप्यूट करते वक्त भी आपको इसको कंसिडर करना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट के लिए कंप्यूट कर लेना। और इसके अलावा मतलब इंटरेस्ट वाली सर्विस और रेस्टोरेंट वाली सर्विस के अलावा कोई भी सर्विस रहेगी, उसको आपने मार्जिनल सप्लाई और सर्विसेज की लिमिट के टाइम पे भी ध्यान में रखना है, एग्रीगेट टर्नओवर के टाइम पे भी ध्यान में रखना है, और टर्नओवर इन स्टेट के टाइम पे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो भी मैंने अभी भाषा बोली, ये पूरी भाषा यहाँ पे एक कंक्लूजन में लिखा हुआ है, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब मैं बढ़ रहा हूँ लास्ट, इस चैप्टर का जो एक लास्ट कंप्लायंस प्रोविजन है, एंट्री एंड एग्जिट इंटीमेशन। एंट्री एंड एग्जिट इंटीमेशन मतलब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में अंदर आने के लिए या कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर जाने के टाइम पे आपको इनकम सॉरी जीएसटी के ऑफिसर को एक हाय या बाय बोलना पड़ेगा। हाय या बाय मतलब अगर आप अंदर आ रहे हो, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको एंट्री के टाइम पे एक इंटीमेशन देना है, हाय मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ, आई एम कमिंग टू कॉम्पोजिशन स्कीम, ऐसा करके आपको बोलना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, इंटीमेशन फॉर कॉम्पोजिशन, इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको अंदर आना है, तो पहले आने के टाइम पे आपको एंट्री के टाइम पे हाई करके बोलना पड़ेगा, आपको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा। आप अनरजिस्टर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन करो पहले, और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म GST-REG-01। ये जब फॉर्म इंसान भरता है, ये फॉर्म को ही मान लिया जाता है कि यही आपकी एप्लीकेशन है, यही आपका इंटीमेशन है, सेपरेटली कोई इंटीमेशन आपको देने की जरूरत नहीं है।
और ऐसे केस में आपको जिस दिन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आएगा उसी दिन से, डेट फ्रॉम विच द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव, उसी दिन से कॉम्पोजिशन लेवी शैल बिकम इफेक्टिव। ये ध्यान देना, ये इफेक्टिव डेट आपको बड़ी काम की है। एग्जाम में आपको ये एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है, मैं आपको बार बार आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। अगर अनरजिस्टर्ड हो तो जिस दिन कॉम्पोजिशन स्कीम आपकी, सॉरी, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा उसी दिन आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम भी उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगी। ओके, तो इंटीमेशन कोई सेपरेट देने की जरूरत नहीं है। REG01 जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे वही आपका एक सेपरेट, वही आपका एक इंटीमेशन मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता है, तो पहली बात, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए प्रायर टू द कमेंसमेंट, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है तो साल चालू होने के पहले ही बोलना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल के पहले ही उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मतलब एक इंटीमेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली ही विल हैव टू फाइल एन इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली, और ये फाइल करना है प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, डीम्ड इंटीमेशन का एक प्रोविजन ऐसे समझो कि अगर मेरी 4 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच पंजाब में, एक ब्रांच राजस्थान में, एक ब्रांच कर्नाटका में। अब अगर एक भी ब्रांच में मैंने इंटीमेशन दे दिया तो बाकी अलग अलग स्टेट्स में सेपरेटली मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एक जगह से आपने इंटीमेशन दे दिया, तो मान लो महाराष्ट्र से बोल दिया, तो फिर बाकी स्टेट्स के लिए वो डीम्ड इंटीमेशन हो जाएगा। अब राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, कर्नाटका के लिए ये डीम्ड इंटीमेशन मान लिया जाएगा कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपको बोलता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद आपको एक कंप्लायंस करना होगा। रूल 44 के अंदर एक स्टॉक स्टेटमेंट होता है, वो आपको देना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर चालू जाने दो, उसके बाद 60 दिन का टाइम है आपको ये एक स्टेटमेंट देने के लिए। एंड लास्टली, आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब से होगी, वापस से मैं ब्लू कलर का सर्कल बना करके बता रहा हूँ। इफेक्टिव कब से होगी? फ्रॉम द डेट और जब आपका फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस पूरी श्रृंखला को मैंने एक चार्ट में यहाँ पे फिट करके रखा हुआ है। 3 कलर्स आपको दिख रहे हैं, एक है आपका ये पर्पल, क्या बोलते हैं इसको, पिंक कलर है, ठीक है, जामुन कलर है, ओके, जो भी बोल लो आप इसको, एंड ग्रीन कलर है, और ये रेड और ऑरेंज टाइप से। एक बात समझो, आपको इंटीमेशन कब देना है, तो ब्लैक कलर की जो लाइन है ये है आपका 1 अप्रैल। 1 अप्रैल है इफेक्टिव आपकी कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसके पहले आपको इंटीमेशन देना होगा प्रायर, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डीम्ड इंटीमेशन इन दो स्टेट्स जहाँ पे आपके कॉमन मतलब स्टेट्स है। मतलब अगर महाराष्ट्र में दे दिया तो आपको डीम्ड इंटीमेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 2 बातें समझ लो, पहली बात तो आपको इंटीमेशन कब देना है, साल चालू होने के पहले, और दूसरा, अगर एक स्टेट में दे दिया तो क्या बाकी जगहों पे देने की जरूरत है? नहीं भाई, उस टाइम पे आपकी डीम्ड इंटीमेशन मान ली जाएगी। चलो ठीक है, अगर मैंने इंटीमेशन दे दी तो इंटीमेशन दे देने के बाद में क्या करना है? दे देने के बाद में तीसरा पॉइंट, आपको 60 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट फाइल करना है रूल 44 के अंदर। ये स्टेटमेंट आपको आईटीसी चैप्टर में मैं पढ़ा दूंगा, आईटीसी चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आपकी ये कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव, चौथा पॉइंट आपका ये कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब से होगा, तो इस केस में इफेक्टिव होगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको लास्ट में मैं बता रहा हूँ एग्जिट, और इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म है, यहाँ पे हो जाता है खत्म। एग्जिट इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कॉम्पोजिशन स्कीम आपके हाथ से चली कब जाती है, और चली जाती है तो आपको एंड एग्जिट के टाइम पे क्या करना होगा। देखो, चली कब जाएगी मैंने आपको बोल दिया, आफ्टर वाली कंडीशंस। कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली में 3 कंडीशन होता है। करंट ईयर का एग्रीगेट टर्न, करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख तक होना चाहिए। ईसीओ वाली कंडीशंस कंटिन्यूअसली कंप्लाई करते रहना, एंड एमएसएस की लिमिट के अंदर ही सर्विस देना। तो अगर आपने ये गड़बड़ कर दिया, आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विस वाले हो तो 2 ही बातें हैं, 50 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर इतनी लिमिट तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा ईसीओ वाली कंडीशंस कंप्लाई करते रहना। अगर ये सारी कंडीशंस आप कंप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी गड़बड़ हो गई तो आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। अब 3 केसेस है। केस 1 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विड्रॉवल बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम बाय द टैक्स पेयर। लेकिन ये विड्रॉवल कब होता है? ऐसा पर्सन हु सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब कंडीशन। अभी मैंने आपको जो बताया, ये कंडीशंस में एक भी कंडीशन अगर आपके हाथ से चली जाती है तो आपको विड्रॉवल हो जाएगा आपके हाथ से। ऐसे केस में आप खुद अपने हाथ से जाकर के बताओगे ऑफिसर को, बोल दोगे एक इंटीमेशन लिख करके, यू विल हैव टू फाइल एन इंटीमेशन। पॉइंट नंबर 1, एक इंटीमेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि सर ऐसी ऐसी गड़बड़ हो गई है और मेरे हाथ से कुछ तो नॉन कंप्लायंस हो गया है और मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो गया हूँ।
और आपको ये इंटीमेशन फाइल करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। तो जिस दिन भी कांड हुआ, मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ, इवेंट मतलब कांड, मतलब जिस भी दिन आपने नॉन कंप्लायंस किया वो हो जाता है कांड वाली डेट। और जिस दिन आपने कांड किया वहां से विद इन 7 days ऑफ द अकरेंस ऑफ द कांड, 7 दिन के अंदर अंदर इंटीमेशन फाइल कर देना। सर ऐसे केस में इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल क्या होगी, मैं जिस दिन बाहर हो गया वो बाहर जाने वाली डेट क्या होगी, वो डेट होगी जो आपने अपने इस फॉर्म के अंदर इंडिकेशन करके लिख करके दे दिया। आपने जो भी डेट बता दी, मेंशन कर दिया उस इंटीमेशन के अंदर। अगर आपने बोल दिया 12 तारीख तो 12 तारीख, अगर आपने बोल दिया 2 तारीख तो 2 तारीख, आप बता देना किस दिन नॉन कंप्लायंस हुआ था। और जो भी डेट आप बता दोगे, द डेट इंडिकेटेड बाय दिस पर्सन, डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन द इंटीमेशन, उसी को मान लेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल। अगर केस 2 की बात करूं तो केस 2 में कुछ नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति वॉलंटरीली बाहर जाना चाह रहा है। देखो आपको वॉलंटरीली बाहर जाना है, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कह दूं कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को आईटीसी नहीं मिलता है तो फिर बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। और ऐसे केस में कुछ कुछ लोग कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर जाना चाहते हैं। देखो कंडीशन का नॉन कंप्लायंस नहीं है, अगर नॉन कंप्लायंस है तो केस 1 में चले जाओगे। अगर नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है, आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से आप बाहर जाना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा प्रायर। बाहर जाने के पहले बोलना पड़ेगा कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे कॉम्पोजिशन से बाहर जाना है, प्लीज मुझे अलाउ कर दो। ऐसे केस में आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, दिस एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड बिफोर द विड्रॉवल। और आपने एप्लीकेशन फाइल करने के टाइम पे बता दो कि सर फ्यूचर ये वाली डेट है जब से मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो एप्लीकेशन में लिख करके जो भी आप डेट दे दोगे वही हो जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल। केस 1 में समझना आपने नॉन कंप्लायंस किया है, और नॉन कंप्लायंस करने के बाद ही पता चलता है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो जब भी नॉन कंप्लायंस हुआ है वहां से 7 दिन के अंदर इंटीमेशन फाइल कर देना। केस 2 आपने नॉन कंप्लायंस की बात ही नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो भाई आपको पहले बताना पड़ेगा कि फ्यूचर की इस डेट से मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये दोनों केस में आप जब भी इंटीमेशन या एप्लीकेशन में जो भी डेट बोलोगे वही डेट हो जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल। केस 3 थोड़ा अलग सा केस है। केस 3 में आपने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया, आप सब कुछ कंप्लाई कर रहे हो और आपका कोई मन भी नहीं है, मतलब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रहना है, आपको बाहर भी नहीं जाना है और आपने नॉन कंप्लायंस भी नहीं किया है। केस 3 में ऑफिसर आपको बाहर निकाल रहा है, और ऑफिसर आपको बाहर निकाल रहा है धक्के मार के। ऑफिसर आपको बाहर बोल रहा, बोला निकल कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर, हम तेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रखना चाहते हैं। अगर ऑफिसर को लग गया कि आपने कुछ तो गड़बड़ की है, आपके हाथ में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं होनी चाहिए थी, आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो सबसे पहले आपके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वो आपको एक नोटिस देगा। इस नोटिस को कहा जाता है शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। बताओ आपके अगेंस्ट हम ऐसा ऐसा एक्शन क्यों ना ले, बताओ आपने ऐसा कांड क्या किया है, ये किया है, वो सारा कुछ नोटिस में पूछेगा। अब वो नोटिस का आपने रिप्लाई देने का है, जो भी टाइम लिमिट बोलेगा कि 2 दिन के अंदर बता दो, हफ्ते के अंदर बता दो, 15 दिन के अंदर बता दो, आप रिप्लाई दे दोगे। अगर आपका रिप्लाई ऑफिसर को ठीक लगा तो ठीक, नहीं लगा तो वो जो भी बात है वो एक ऑर्डर बना करके दे देगा, और जो भी ऑर्डर में लिखेगा फाइनल होगा। तो देखो ऑफिसर पहले ही आपको ऑर्डर नहीं देगा, पहले आपको एक नोटिस देता है, ठीक है। और वो नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा, आप रिप्लाई दे देंगे, और उसके बाद में वो अपना इवैल्यूएशन करेगा और फाइनली वो आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर में दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो वो आपको बाइज्जत बरी कर देगा, बोलेगा सॉरी यार मैंने गलती से तेरे पर ये कर दिया और शक कर दिया, तू तो सही बंदा है। या फिर वो आपको ये कह देगा कि नहीं नहीं नहीं, आपका रिप्लाई तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप तो बहुत बड़े झोल पर्सन हो और मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऑर्डर में वो ऐसा लिख देगा नेगेटिव आपके लिए कि हम आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम छीन रहे हैं। और अगर वो आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम छीनता है तो ऐसे केस को कहा जाता है डिनायल ऑफ द ऑप्शन टू पे कॉम्पोजिशन टैक्स, मतलब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम आपको डिनाई कर देगा। और ऐसे केस में इफेक्टिव डेट क्या होगी भाई साहब, वो अपने ऑर्डर में एक डेट लिखेगा, और ऑर्डर में वो जो भी डेट लिखेगा उस दिन से आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी। तो वो जो भी डेट होगी ऑफिसर अपनी मर्जी से लिखेगा और उसकी डेट को ही मान लिया जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल। और अब आपके केस में होता है इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल। और यहीं पे आपका कॉम्पोजिशन लेवी का चैप्टर पूरा खत्म होता है, लेकिन आपकी जाने से पहले कुछ बातें बता दूं। कॉमन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द विड्रॉवल एंड डिनायल केसेस। आपको ये इफेक्टिव डेट कितनी इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो तीनों केसेस में आपने देखा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन से आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम छीन ली गई थी उस दिन से आपका एग्जिट हो जाएगा। लेकिन ये आपका एग्जिट है ड्राई एग्जिट। अब ड्राई एग्जिट क्या है आप समझो। ये ड्राई एग्जिट कुछ नहीं, बस एक फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है। डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट, आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ टैक्स एंड आई स्टैंड्स फॉर आईटीसी। ये पूरे डेटा को इधर के लिए समझेंगे, लेकिन आप ड्राई को इस तरीके से समझ लीजिए।
पहला जो आपको ये साइड दिख रहा है ये है ड्राई अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम और ये है ड्राई अंडर रेगुलर स्कीम। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपको बोला जाता है बिल ऑफ सप्लाई बनाना ऑल टाइप ऑफ सप्लाईज के लिए। लेकिन जिस दिन से आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर हो गए, अब तो आप रेगुलर में आ गए, अब आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है फॉर ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज और बिल ऑफ सप्लाई बनाना होता है फॉर एग्जाम सप्लाईज। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो जाएंगे, ध्यान देना, डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट। जैसे ही अब आप बाहर हो जाओगे, अब आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा फॉर ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज। दूसरा, रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि अब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तो 1%, 1%, 5%, 6% टैक्सेबल सप्लाई वो टर्नओवर इन स्टेट का। लेकिन अगर आप नॉर्मल में आ जाते हो तो नॉर्मल जीएसटी रेट 5%, 12%, 18%, 28%। इस बात का ध्यान देना। आई स्टैंड फॉर आईटीसी। आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप रेगुलर में आ जाओगे तो अब आपको आईटीसी मिलने लगेगा। जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आईटीसी चैप्टर। आईटीसी चैप्टर के अंदर की जितनी भी बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए आईटीसी मिलेगा। लेकिन आईटीसी मिलेगा तो ध्यान देना, जिस दिन आप एग्जिट मारोगे उस दिन ये 3 बड़े चेंजेस हो जाएंगे। इसलिए इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल या डिनाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन के बाद जो रेट लगेगा वो 5%, 12%, 28%, 18% जो जीएसटी के नॉर्मल रेट्स होते हैं। इस दिन के बाद जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो टैक्स इनवॉइस बनेगा टैक्सेबल सप्लाईज के लिए। और इस दिन के बाद जो भी आपकी इनवर्ट सप्लाई होगी उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलने के चांसेस है, अगर आप आईटीसी के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हो। इसलिए इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और सम सॉल्व करने में भी ये काम आता है। अब एक बात समझना कि मान लेते हैं आपका 18th ऑफ जनवरी, ये 18 तारीख जनवरी की थी, जिस दिन सुबह सुबह आपको पता चला कि आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाती है। अब 18 तारीख को आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली गई तो 18 तारीख को जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक को आपने इनवॉइस ढूंढ के निकालना है, क्योंकि इन स्टॉक्स के ऊपर जितना भी आपका इनवर्ड के टाइम पे आपने इनपुट टैक्स पे किया था, अब ये वाले स्टॉक को आप बेचने वाले हो अंडर रेगुलर स्कीम। ये वाला स्टॉक अब 18 तारीख को तो आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम चली गई। अब ये स्टॉक जब आप बेचोगे तो आप आउटवर्ड सप्लाई करते वक्त 12%, 18%, 28% ऐसा जीएसटी लगाओगे। तो ऐसे वाले केस में आप रेगुलर टैक्स पे कर रहे हो तो अब आपको आईटीसी भी मिलेगा। तो ये स्टॉक के ऊपर पहले तो आपने आईटीसी नहीं लिया था क्योंकि आप कॉम्पोजिशन में थे, अब आप ये वाले स्टॉक के ऊपर आईटीसी ले सकते हो। इसलिए इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जनवरी 18 को आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम गई थी तो 18 जनवरी को आपके हाथ में जो भी स्टॉक है उन स्टॉक्स के ऊपर आपने अगर इनपुट टैक्स पे किया हुआ है तो उसका क्रेडिट आपको मिल सकता है, अगेन सब्जेक्ट टू आईटीसी चैप्टर। तो ये कब और कैसे मिलेगा ये हम लोग आईटीसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको 18 जनवरी को जो भी स्टॉक था उसका पूरा रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। और ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास में 30 दिन का टाइम है। विद इन 30 डेज मेरी अब इस डेट पे ध्यान देना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द ऑप्शन इज विदड्रॉन और डिनाइड। ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 30 दिन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट देना है और आपको बताना है कि सर मेरे पास में इतना स्टॉक है और इनके ऊपर इतना टैक्स पे किया है, मुझे आईटीसी प्लीज दे दो। तो आपको अकॉर्डिंगली आईटीसी दिया जाएगा। इसीलिए आईटीसी के अंदर आपको 30 डेज के अंदर का ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। और अब आपको ये वाले पॉइंट्स में आईटीसी कब और कैसे और कितने इनपुट्स और कितने कैपिटल गुड्स पे मिलेगा ये आपको आईटीसी चैप्टर के अंदर मैं समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये पूरा चैप्टर का डिस्कशन मेरा खत्म होता है, पूरा रिवीजन वीडियो खत्म होता है। आई विल कम अप विद मोर सच रिवीजन वीडियोस एंड मोर सच क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस वेरी वेरी सून। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, मिलते हैं जल्दी से जल्दी। बाय।